अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और पसंद आए तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और कमेंट आइकॉन के बटन को दबाएंगे और कमेंट्स भी लिखेंगे और अपने प्यार का इजहार इस तरीके से करेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जुर्म व सज़ा की कहानी है। बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है मेरे हाथ में, तो वो इतनी पुरानी है कि उसके बहुत सारे हुर्फ मिट से गए हैं, तो मैंने उसको कल रात में ही सही किया है। तो ये इंस्पेक्टर नवाज़ खान साहब की डायरी में से है। तो आगाज़ करते हैं। सर्दी के दिन थे, कई रोज़ बाद आज धूप निकली थी। मैं थाने के सहन में बैठा साथी अमले के साथ गपशप कर रहा था। करीबी मोहल्ले से दो आदमी आए और उन्होंने बताया कि हाजी करामत के घर कत्ल हो गया है। ये खबर निहायत ही चौंका देने वाली थी। मैं करामत को ज़ाती तौर पर जानता था। 40-45 साल उम्र थी उसकी। शहर में उसके कपड़े की काफ़ी बड़ी दुकान थी। खाता पीता आदमी था। पिछले साल उसने दूसरी शादी की थी और फिर हज करके भी आया था। मैंने इत्तला देने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया करामत की दूसरी बीवी अतिया कत्ल हो गई है। ये खबर रूह फरसा थी। मैं उसी वक्त अमले के साथ हाजी करामत के घर पहुंचा। वहाँ रोना पीटना मचा हुआ था। हाजी करामत नंगे सर हाथों में मुंह छुपाए बैठा हुआ था। मैं उसे लेकर फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचा। घर वालों ने वही गलती की थी जो आम तौर पर करते हैं। लाश फर्श पर थी, मगर उसे उठाकर चारपाई पर रख दिया था। घर में आमदोरफ्त की कोई पाबंदी नहीं थी और यकीनी बात थी कि कातिल का खुरा नायाब हो चुका था। मैंने रोने और चिल्लाने वाली औरतों को कुछ देर के लिए बाहर रहने की हिदायत की। बगौर जाए वारदात का मुआयना करने लगा। ये एक दरमियानी साइज़ का कमरा था। उन दिनों ऐसे ही कमरे शहर में हुआ करते थे। 2 पलंग एक साथ लगे हुए थे। एक अलमारी थी जिसके दरवाजे पर बड़ा सा आईना लगा हुआ था। अलमारी के अध खुले दरवाजे से बनाव सिंगार का सामान भी झांक रहा था। कमरे में जद्दोजहद के ज़्यादा आसार नहीं थे, सिर्फ बिस्तर पर सिलवटें थीं। फर्श पर खून के बड़े बड़े लोथड़े जमे हुए थे, जिन पर औरतों ने चूल्हे की राख डाल दी थी। मरने वाली की उम्र 26 साल से ज़्यादा नहीं थी। मुंह खुला हुआ था और गर्दन देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे बकरे को तकबीर कर डाली हो। मौके वारदात अच्छी तरह देखने के बाद मैं बाहर चला आया। आंसू बहाता हुआ हाजी करामत मेरे साथ ही बैठक में आकर बैठ गया। हाजी करामत साहब, जो कुछ हुआ इसका मुझे अफसोस है और हर सुनने वाले को होगा। मुझे भी इस वाक़े पर दिली रंज हुआ है, लेकिन हमें कातिल को ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए। बेहतर है कि फौरी तौर पर उसकी तलाश शुरू कर दी जाए। उम्मीद है कि आप मेरे चंद सवालों के जवाब देंगे। हाजी करामत ने आंसू जब्त करते हुए इकरार में सर हिलाया। मैंने पूछा, वारदात के वक्त आप कहाँ थे? हाजी करामत ने कहा, मैं सुबह नमाज पढ़ने गया था। वापस आया तो ये अंधेर हो चुका था। मैंने कहा, घर में इस वक्त और कौन कौन था? वो बोला, मेरी बेटी फ़ाखरा के अलावा और कोई नहीं था। ये फ़ाखरा आपकी पहली बीवी से है ना? जी हाँ। आपकी पहली बीवी कहाँ है? वो 2 रोज़ पहले झगड़ा करके मैके चली गई थी। मैंने कहा, हाजी साहब, आपको किसी पर शक है? हाजी करामत के चेहरे पर उलझन ही उलझन नज़र आने लगी। वो गुलगीर होकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने कहा, आपकी बातों से पता चलता है कि सौकनों वाला झगड़ा आपके घर में भी मौजूद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कत्ल उसी वजह से हुआ हो? हाजी करामत खामोश हो गया। शायद उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि आपकी बेटी फ़ाखरा की उम्र क्या है? वो बोला, 18 साल। क्या वो कत्ल कर सकती है? हाजी करामत बेकरारी से पेशानी मसलने लगा। पता नहीं जी, क्या हुआ है और किसने किया है। मैंने कहा, आप ज़रा अपनी साहबजादी को बुलाएं। चंद मिनट बाद अच्छे काठ की एक जवान लड़की कमरे में आई। हाजी करामत ने उसकी उम्र 18 साल बताई थी, मगर अपनी सेहत के एतबार से वो 22-24 की लगती थी। उसकी नाक हूबहू बाप पर गई थी, यानी थोड़ी सी फूली हुई थी और चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद कुछ करख्त था।
रोती हुई आई थी, इसलिए उसकी आंखें भी कुछ सूजी सूजी सी थीं। ताहम उसे देखते ही ये कहा जा सकता था कि अपनी सौतेली माँ की मौत का उसे कुछ ज़्यादा दुख नहीं हुआ है। वो घबराई हुई भी थी। मैंने हाजी करामत और दूसरे चंद अफराद को बाहर जाने का हुक्म दिया और तन्हाई में लड़की से पूछगछ शुरू की। तकरीबन पौन घंटा उससे गुफ्तगू होती रही। उससे गुफ्तगू से हासिल शुदा मालूमात का खुलासा ये है, मेरे बाप की सिर्फ 2 बेटियां हैं। एक बेटी पैदा होते ही मर गई थी। मैं छोटी हूँ। मेरे से बड़ी की शादी 3 साल पहले हो चुकी है। मेरा बाप नरीना औलाद चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम अतिया था। वो कुंवारी थी और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। माँ बाप ने खाता पीता घराना देखकर उसकी शादी कर दी। अतिया का सुलूक मेरे और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं था। 5-6 माह से तो हालात ज़्यादा बिगड़ गए थे। वो अब्बा जान को हमारे खिलाफ़ भड़काती रहती और हम माँ बेटी ने कभी उससे लड़ाई में उकसाने की या उससे लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। परसों की ही बात है कि अब्बा जान और छोटी अम्मी की तरफ से ही लड़ाई बढ़ी थी। छोटी अम्मी की तरफदारी करते हुए अब्बा जान ने अम्मी को बुरी तरह डांटा और बेवकूफ़, हरामजादी, पागल न जाने क्या क्या कहा। अम्मी रोती हुई नाना के घर चली गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी इससे पहले भी मायके चली जाया करती थी? लड़की का जवाब हाँ में था। क्या तुम इसके साथ जाया करती थी? मेरे इस अचानक सवाल ने फाखरा को बौखला दिया। उसके होंठ थराए, फिर बहाना बनाते हुए बोली, मेरी एक सहेली सयालकोट से मुझसे मिलने आ रही थी, इसलिए मैं रह गई। मैंने पूछा, तो क्या वो सहेली आ गई? फाखरा ने जवाब दिया कि नहीं। इस बार भी उसने हकला कर ही जवाब दिया था। मैंने पूछा, जिस वक्त तुम्हारी छोटी अम्मी का कत्ल हुआ तुम कहाँ थी? वो बोली, मैं सो रही थी। पहले जब अब्बा जान सुबह की नमाज़ पढ़ने जाया करते थे तो मुझे आवाज़ देकर जगाया करते थे, मगर जब से वो खफा रहने लगे हैं मुझे जगाकर नहीं जाते, इसलिए कभी कभी दिन चढ़े आँख खुलती है। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया कि कत्ल हो गया है? वो बोली, हनीफ़ा ने। हमारी नौकरानी है, घर ही में रहती है। मैंने आवाज़ देकर सब इंस्पेक्टर को बुलाया और उससे कहा कि हाजी साहब की नौकरानी को बुलाया जाए। सब इंस्पेक्टर जी अच्छा कहकर चला गया। तो मैंने फाखरा से पूछा, छोटी अम्मी के कमरे में पहुंचकर तुमने क्या देखा? फाखरा ने खुश होठों पर जुबान फेरी और सर ढांपते हुए बोली, छोटी अम्मी की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। सारे बाल खून में भीगे हुए थे। अब्बा जी मुँह फेर कर खड़े थे और धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं भी रोने चीखने लगी। इतने में 3-4 पड़ोसी भी आ गए। उन्होंने सोचा कि अभी जान है और छोटी अम्मी को अस्पताल ले जाना चाहिए, मगर जब कमरे से निकलकर रोशनी में देखा तो पता चला कि वो मर चुकी हैं। अब्बा जान भी चीख रहे थे कि अब इस बदनसीब को कहाँ लेकर जा रहे हो। उन्होंने उसे दोबारा कमरे में लाकर पलंग पर लिटा दिया। इस दौरान हनीफा नामी नौकरानी भी आ गई। ये कोई 30 बरस की होगी। शक्ल की अच्छी थी, लेकिन लिबास फटा पुराना था। हिचकियों और आहों से उसका सीना दहल रहा था। वो रोती हुई नीचे फर्श पर बैठ गई। मैंने फाखरा को बाहर भेज दिया और हनीफा से पूछगछ करने लगा। वो आहों और सिसकियों के दरमियान मेरे सवालों के जवाब देती रही। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो सौकोनों के झगड़े में बिल्कुल गैर जानिबदार है। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि हाजी साहब की बीवी और उसकी नई मालकिन का खून हो गया है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो हाजी साहब की बुलंद आवाज़ सुनकर जागी। वो ज़ोर से आतिया आतिया पुकार रहे थे। वो बरामदे में सो रही थी। उठकर नई मालकिन के कमरे में पहुंची तो हाजी साहब मुंह छुपाकर रो रहे थे। उसने नई मालकिन की लाश देखी और चीखती चिल्लाती फाखरा के कमरे की तरफ भागी। फाखरा इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। वो सख्त घबराई हुई थी। उसने फाखरा को कत्ल का बताया तो दोनों आगे पीछे भागती हुई जाए वारदात पर पहुंची। मैंने नौकरानी हनीफा से कुरेद कर कई सवाल पूछे। मैं जानना चाहता था कि वो अपनी बड़ी मालकिन और उसकी बेटी के बारे में क्या राय रखती है।
हनीफा ने कहा, थानेदार साहब मुझे कुछ पता नहीं ये क्या हो गया, अल्लाह जाने इस घर की खुशियों को किसकी नज़र खा गई। मैं बड़ी मालकिन या उसकी बेटी पर कैसे शक कर सकती हूँ। बड़ी मालकिन तो वैसे ही घर में नहीं है। रही फाखरा तो वो गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा अंधेर कैसे मचा सकती है। मुझे तो लगता है जी ये सब तावीज़ गंडे का काम है। छोटी मालकिन का कोई तावीज़ उस पर ही उलट गया होगा और किसी हवाई शय ने उसका गला काट दिया। मैंने हनीफा की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम उस वक्त कहाँ थी। तो उसने कहा कि मैं सो रही थी, करामत की आवाज़ पर ही मैं उठकर आई थी। और इसी तरह मैंने उससे कई सवाल किए पर कोई ऐसा जवाब नहीं मिल सका जिससे कातिल का सुराग लग सके। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए शाम में मकतूला की बॉडी को उसके उर्सा के हवाले कर दिया। तजहीज़ तक भी मुकम्मल हो गई, लेकिन अब तक कातिल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। मैंने बहुत गौर किया पर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इस बात को तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था, 8 दिन तकरीबन, और मैं गौर कर रहा था कि लाश को सबसे पहले देखने वाला शौहर उसका शौहर था। मकतूला हाजी करामत की चहीती बीवी थी, लिहाजा इस पर शुबा करना फजूल था। हाजी करामत के अलावा उस घर में फ़ाखरा और नौकरानी हनीफा भी मौजूद थी। फ़ाखरा के ख़िलाफ़ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। रही नौकरानी तो वो इस मामले में मुलविस नज़र नहीं आती थी। इसे ज़रूरत भी क्या थी अपने मालिक की बीवी को कत्ल करने की, जबकि घर से कोई चीज़ गायब भी नहीं हुई थी, न कत्ल से पहले न कत्ल के बाद। शायद मैं देर तक किसी लाइन पर सोचता रहता, लेकिन एक इत्तला ने मेरी सोच का रुख बदल दिया। उस रोज़ शाम के वक्त हाजी करामत थाने आया तो उसने बताया कि नौकरानी हनीफा चंद रोज़ से गायब। हाजी करामत ने कहा, कल तक तो मैं यही समझता रहा कि शायद वो बताए बगैर किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में चली गई है, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि इसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। मैंने कहा, किस किस्म का वाक़या? हाजी करामत पेशानी मसलते हुए बोला, हो सकता है उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। हाजी साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि वो इस कत्ल में मुलविस हो? हाजी करामत जल्दी से इनकार में सर हिलाने लगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। वो पिछले 4 बरस से हमारे घर में है। बड़ी ही भली मानस और खामोश तबा औरत है, बस काम से काम रखने वाली। मैंने इसे सरकारी अस्पताल के बाहर से बेयार और मददगार खड़े पाया था। अस्पताल वालों ने उसे छुट्टी दे दी थी। वो बाहर खड़ी रो रही थी क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था। मैं उसे घर लेकर आ गया। हाजी करामत की बात ने मुझे हनीफा में दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया। मैंने पूछा, आपने उसका माजी जानने की कोशिश की? हाजी करामत बोला, थोड़ा बहुत उसने बताया था। वो बहुत दुखियारी थी, बे औलाद थी। खाविन ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मायके में एक पागल माँ और एक बहन के अलावा और कोई नहीं था। वो पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़ गई और इस चक्कर में इतना ख़राब हुई कि आखिर बीमार होकर अमृतसर के खैराती अस्पताल में पहुंच गई। मैंने कहा, आप उसका कुछ पता ठिकाना तो जानते होंगे? हाजी करामत बोला, नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं बताती थी। बस इतना अंदाज़ा है कि वो जराना वाला के किसी नज़दीकी गांव में रहती थी। मेरे सब घर वाले उससे बहुत खुश थे कि कभी किसी को उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में भी कभी ये नहीं आया कि इसका आगा पीछा मालूम होना चाहिए। मैंने कहा, हाजी साहब, वैसे तो आप बहुत सियाने बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक फाश गलती की है। एक औरत 4 साल से आपके घर में रह रही है और आपको कुछ नहीं मालूम कि वो अचानक गायब हो जाए तो इसे कहाँ ढूंढा जाए। हाजी करामत के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। वाकई इसे संगीन गलती हुई थी। मेरे ख्याल में हाजी फितरतन एक मुफाद परस्त शख्स था। एक सेहतमंद नौकरानी रोटी, कपड़े और 24 घंटे इसकी खिदमत कर रही थी। इसे क्या ज़रूरत थी इसका माजी टटोल कर उसको बदजन करने की? हाजी साहब, ठीक बताइए कि वो किस रोज़ गायब हुई है? हाजी ने दिल में हिसाब लगाकर बताया और बोला, कत्ल के तीसरे रोज़ दोपहर के वक्त मैंने उसे आखिरी बार देखा था। इसका मतलब है कि उसे गायब हुए पूरे 8 रोज़ हो गए हैं और आप मुझे अब बता रहे हैं। हाजी करामत घबरा कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि इस मामले में उसका हाथ हो सकता है। मेरा तो ख्याल है
मैंने तल्खी से कहा, आप अपना ख्याल अपने पास रखें या फिर ख़ुद तफ्तीश कर लें। हाजी करामत गड़बड़ा कर चुप हो गया। मैंने उसी वक्त हाजी करामत को साथ लिया और उसके घर पहुंच गया। तफ्तीश ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। मैंने घर वालों और पड़ोसियों से हनीफ़ा के बारे में मुख्तलिफ सवाल किए। इन सवालों जवाब से मालूम हुआ कि हनीफ़ा एक खामोश तबा और खिप्ती सी औरत थी, मगर मेहनती बहुत थी। रात सबसे आखिर में सोती और सबसे पहले उठ जाती। सारे काम वही समेटती थी, लेकिन कभी कभार महीने में एक आध दफ़ा इस पर काहिली का दौरा सा पड़ जाता था। ऐसे में वो सर पर पट्टी बांधकर सारा दिन अंधेरे कमरे में चारपाई पर खामोश पड़ी रहती। बाहर निकलती तो इसकी आंखें सूजी हुई होती। सबको मालूम होता था कि पिछले दुखों को रोती रही है। हाजी करामत के घर वो एक छोटी सी कोठरी में रहती थी। सीढ़ियों के नीचे ये कोठरी घर के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होती थी, मगर पिछले 4 साल से यह हनीफ़ा की रिहाइशगाह थी। मैं हाजी करामत के साथ इस कोठरी में दाखिल हुआ। एक चारपाई, एक गद्दा, एक मैला सा लिहाफ, एक खस्ता हाल ट्रंक, दीवार से लटका हुआ एक थैला जिसमें उधड़े हुए पुराने स्वेटर की ऊन, सिलाइयाँ, कपड़ों की धज्जियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। एक गठरी जिसमें मामूली इस्तेमाल की चीज़ें बांधी गई थी। ये था इस कोठरी का कुल असासा। मैंने पेशावराना सलीके से अच्छी तरह तलाशी ली तो एक फटे हुए लिहाफ के अंदर से एक पुड़िया बरामद हुई। पुड़िया खोली तो इसमें अफीम की डलियाँ थी, लेकिन दूसरी चीज़ बरामद हुई वो ज़्यादा अहम और फैसला कुन थी। ये एक तेज़ धार छुरी थी जिस पर सियाह धब्बों की सूरत में अब भी खून नज़र आ रहा था। गालिबन जल्दी में हनीफ़ा ये छुरी अच्छी तरह साफ़ नहीं कर सकी थी। कराइन से पता चलता है कि इस आला कत्ल को लिहाफ में आर्जी तौर पर छुपाया गया था ताकि बाद में इत्मीनान से इसे ठिकाने लगा सके। छुरी बरामद होने के बाद शक व शुबे की बहुत कम गुंजाइश बाकी रह जाती है। ये कत्ल हनीफ़ा ने किया था और बाद अज़ा घबरा कर घर से फ़रार हो गई थी। वो इतनी बदहवास थी कि लिहाफ में छुपा हुआ आला कत्ल भी भूल गई थी। मुझे रह रह कर अतिया के गले का ज़ख्म याद आ रहा था। यकीनन वो इसी छुरी से लगाया गया था। हनीफ़ा ने यह कत्ल क्यों किया और कैसे किया, अकेले किया या किसी के साथ मिलकर किया, ये बात की बातें थी। पहला मसला उसे ढूंढने का था। वो गायब थी और अपना कोई निशान पता छोड़कर नहीं गई थी। मैंने उसी रोज़ सब इंस्पेक्टर की मैयत में 2 तफ्तीशी पार्टियां जरनावाला की तरफ रवाना की और इन्हें हिदायत की कि वो यही मौज़ाफ़ात में ही उसकी छानबीन करें। इलाके में एक तहसीलदार मेरा वाकिफ़कार था। मैंने एक सब इंस्पेक्टर को उसके नाम खत भी लिख दिया। ये दोनों तफ्तीशी पार्टियां कोई 1 हफ्ते बाद नाकाम वापस आईं। मुजरिमा का कोई खोज नहीं ढूंढ सकी। मैं बहुत परेशान हुआ, मगर इस रोज़ परेशानी कम हुई जब बिलाल शाह ने मुझे एक अहम इत्तला दी और ये इत्तला इस केस में बहुत मुफीद साबित हुई। किसी तरह बिलाल शाह ने हाजी करामत के पड़ोसन से मालूम कर लिया था कि हनीफ़ा के पुश्त पर पक्की स्याही का एक नक्श था। ये नक्श वैसा ही था जैसा उमूमन तावीज़ों पर होता है, मगर कागज़ की बजाय ये हनीफ़ा की जिल्द पर था। एक रोज़ नहाने के वक्त एक औरत की निगाह इस नक्श पर पड़ी। उसने हनीफ़ा से इस बारे में पूछा था। हनीफ़ा बड़ी नफ़रत से बोली थी, ये एक अल्लाह मारे झूठे पीर बाबा ने बनाया था। औरत ने हैरानी से पूछा, तुमने एक गैर मर्द से अब ये नक्श बनवा लिया? हनीफ़ा बेजारी से बोली, जब अक्ल मत मारी जाए तो ऐसा ही होता है। फिर उसने इस बारे में कोई और बात नहीं की। यूँ इस अजीब व गरीब नक्श की बात यहीं पर ख़त्म हो गई। बिलाल शाह की ये इत्तला अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठती थी। मुझे इस वक्त किसी ऐसी ही इत्तला की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन इस औरत से ज़ाती तौर पर मुलाकात की और इसके मुलाकात के नतीजे में मैंने उसी रोज़ जरानवाला जाने का फ़ैसला कर लिया। क़ारीन जानते होंगे कि हमारे देही इलाकों में खुद साख्ता पीर व फ़कीर किस तरह सादा लोगों को लूटते हैं। इन दिनों ये मसाइल कुछ ज़्यादा ही थे।
जो गांव शहर से जितना दूर होता उसमें खुद साख्ता पीरों और जादू टोने वालों का उतना ही ज़ोर होता। मुख्तलिफ धोखेबाज मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते थे। हर धोखेबाज का एक मखसूस तरीक़ाकार था जिसकी वजह से वो पहचाना जाता था। मैं जरानवाला रवाना हुआ तो मुझे एक ऐसे ही पीर की तलाश थी जो लोगों की पुश्त पर पक्की स्याही से नक्श तहरीर किया करता था। एक मकामी थाने पहुंचकर मैंने डेरा जमा लिया और मतलूबा पीर की टोह लगानी शुरू कर दी। ये काम मेरी तवक्का से ज़्यादा आसान साबित हुआ। दूसरे ही रोज़ एक शख्स से इस पीर का पता मालूम हो गया। इस काम के लिए हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा था। ये थाने का ही एक संतरी था। सिख SHO से उसे लेकर मेरे पास आया और बोला, भा नवाज़ खान, ये ले, नज़दीक ही से काम बन गया। संतरी ने सैल्यूट किया और बोला, जनाब मैं जानता हूँ पीर साहब का पता। ये देखिए। उसने अपना गिरेबान खोला तो सीने पर एक छोटा सा नक्श मौजूद था। अनमिट स्याही से खाने बने हुए थे और इनमें कुछ बारीक हिंसे और लफ्ज़ भी लिखे हुए थे। संतरी बोला, जनाब ये फ़कीर बड़ी पहुंच वाला है, हज़ारों को फैज़याब कर चुका है। यहाँ से 5 मील दूर मेरे गांव के पास ही एक गांव में रहता है। मैंने पूछा, वो पुश्त पर भी नक्श बनाता है? जी हाँ, जैसा काम वैसा ही नक्श होता है। अगर किसी को ख़तरा हो कि दुश्मन धोखे से वार करेगा तो उसकी पुश्त पर नक्श बनाता है। अगर दुश्मन से ज़ाहिरी ख़तरा हो तो फिर छाती पर नक्श बनाता है। इसी तरह जैसा रोग वैसा ही इलाज होता है। बिलाल शाह मुस्कुराया। उसका मतलब है कि चोर की कलाई पर नक्श बनाता होगा ताकि वो हथकड़ी से बचा रहे। नहीं जी, संतरी ने कानों को हाथ लगाया। चोरों को तो वो अल्लाह वाला करीब भी नहीं फटकने देता। हाँ, जो पक्की तौबा कर ले उसके दिल पर नक्श बना देता है ताकि उसका दिल फिर न जाए। सादा लो संतरी की बातें सुन सुनकर रोना आ रहा था। बहरहाल अगले रोज़ अलग सुबह हम घोड़े लिए मकामी SHO के साथ उस गांव की तरफ रवाना हो गए। संतरी भी हमारे साथ था। ये सर्दियों का मौसम था। देखते ही देखते दिन हमारे हाथ से निकल गया। हम संतरी के गांव पहुंचे तो शाम के साए लंबे हो रहे थे। रात गांव में क़याम करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मकामी चौधरी ने हमें हाथों हाथ लिया। अगले रोज़ मुरगन नाश्ते के बाद अलग सुबह मैं और मेरा हेड कांस्टेबल पीर साहब के गांव रवाना हुए। हम देहातियों के लिबास पे थे। चूँकि हम अमृतसर से आए थे लिहाजा कोई ख़तरा नहीं था कि पीर हमको पहचान सकेगा। 10 बजे के करीब हम सरकार मोतियावाली के आस्ताने में बैठे थे। ये बंदा पुरस्रार सरकार मोतियावाली नाम से जाना जाता था। मुख्तसर तौर पर उसे सरकार के नाम से पुकारा जाता था। ये एक तवील हुजरा था जिसमें चटाइयाँ बिछी हुई थी। अकीदतमंद और मरीज़ 2 कतारों में बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हुजरे के आखिर में एक छोटा सा हुजरा था। सरकार उसी हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। इस छोटे हुजरे के दरवाजे पर लकड़ी का एक बॉक्स रखा हुआ था, सब्ज़ रंग का। ये बॉक्स सरकार का कैश बॉक्स था। जो भी मर्द व जन सरकार की ज़ियारत करके निकलता इस बॉक्स में कुछ ना कुछ पैसे डाल देता। कुछ लोग अनाज की पोटलियाँ और घी के डब्बे वगैरह भी बॉक्स के करीब रख रहे थे। आखिर कोई 2 घंटे बाद हमारी बारी आई। एक शर्माई लज्जाती औरत बाहर निकली तो एक खादिम ने आंखों के इशारे से हमें हाजिर होने का इशारा किया। हम अंदर पहुँचे तो एक दाढ़ी मुंडा मैला मुस्तंडा सा फ़कीर लकड़ी की चौकी पर आलती पालती मारे बैठा था। उसने हमें आम अकीदतमंद समझकर जो शातिराना गुफ्तगू की वो खासी दिलचस्प है, मगर इसके बयान से बात तवील हो जाएगी। मुख्तसर ये कि जब मैंने उसको बताया कि मैं पुलिस वाला हूँ और पूछगछ के लिए आया हूँ तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, मगर आदमी काया था। जल्द ही अपने हवास पर काबू पा लिया। मैंने कहा, मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जिसका नाम हनीफ़ा है। वो बे औलाद थी और इलाज के लिए तुम्हारे पास आया करती थी। तुमने उसकी पुश्त पर एक तावीज़ भी तहरीर किया है।
मैंने ये बातें बताई तो सरकार की सुरमद आंखों में चमक सी लहराई। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरी बात समझ गया है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर मक्काराना बेखबरी फैल गई। बोला, कौन हनीफा, अल्लाह के बंदे, तेरी मुश्किलें आसान हों। इस फ़कीर के पास रोज़ सैकड़ों बशर आते हैं, कौन आता है कौन जाता है क्या मालूम, तू कब की बात कर रहा है। मैंने कहा, बात तो ये 4 साल पहले की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम ज्ञानी ध्यानी आदमी हो, ज़रा दिमाग पर जोर दोगे तो याद आ जाएगा। मोतिया वाला एक बार फिर इनकार में सर हिलाने लगा। कुछ देर हम दोनों में बहस होती रही। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कुछ तज़ब्ज़ुब में है। मेरा शुबा यकीन में बदलने लगा कि वो हनीफ़ा के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता है। मुझसे कहने लगा, अल्लाह के बंदे, फ़कीर लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मुझे इस औरत का हुलिया बता और सारी बात मुकम्मल समझा कि तू क्यों उसके पीछे है। हो सकता है मैं तुझे कोई रास्ता दिखा दूँ। मैंने हनीफ़ा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मोतिया वाले को बताई। वो फ़कीराना अंदाज में आगे पीछे झूमता रहा और सुनता रहा। फिर कहने लगा, अल्लाह के बंदे, फ़कीर तेरी मुश्किल आसान करने के लिए 8 पहर का रोज़ा रखेगा। तू कल इस वक्त आना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और उससे रुखसत होकर हुजरे से बाहर निकल आया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उस शख्स से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है। अगले रोज़ अलग सुबह हुजरे में सरकार मोतिया वाले की लाश पाई गई। हस्बे वादा अगले रोज़ मैं मोतिया वाले से मिलने पहुंचा तो गांव में कोहराम मचा हुआ था। मोतिया वाले के आस्थाने से बाहर अकीदतमंदों का हुजूम था। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। हमें बताया गया कि रात को किसी ने सरकार को कत्ल कर दिया और अब उनका जनाजा उठाया जाने वाला है। इस वाक़े ने हमें हैरत ज़दा कर दिया। कल जिस शख्स को हमने जीता जागता छोड़ा था, वो कफन में लिपटा खामोश पड़ा था। ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही अचानक आखिरी विसल दे देती है। दुनिया के प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए मुसाफिरों को सारे काम छोड़कर भागना पड़ता है। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में लहराया। मैं अपनी जगह भौचक्का खड़ा रह गया। ये ख्याल कुछ ऐसा ही अजीब व गरीब था। जो ही जनाजे के बाद मरने वाले को सुपुर्द खाक किया गया, मैं अपने हेड कांस्टेबल के साथ मरहूम के घर आ गया। मैंने गांव के चौधरी से कहकर उस खादिम को बुलवाया जो कल पीर के हुजरे में लोगों को बारी बारी अंदर भेज रहा था। ये 30-35 बरस का एक सांवला सा शख्स था। हाथ पाँव का मजबूत था, शक्ल से ही अय्यार और बातूनी लगता था। इसका नाम मस्ताना था। मैंने इसे बंद कमरे में बुलाकर तन्हाई में बातचीत शुरू की। ये जानकर कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, वो काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रहा था। पहले तो उसने मेरे सवालों को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने थानेदारी लहजा इख्तियार किया और उसे बताया कि उसे मेरे साथ चलना होगा, तो वो घबरा कर राह रास्त पर आ गया। वो सरकार मोतिया वाली का खादिम नहीं, दस्ते रास्त था। अंदरूनी खाना सब बातें से मालूम थी। उसने एतराफ़ कर लिया कि सरकार हनीफ़ा नामी उस औरत के बारे में जानते थे और पुलिस को इस बारे में बता देना चाहते थे। काश वो ये काम कल ही कर देते, मगर उन्होंने सोच विचार के लिए कुछ वक्त मांगा और यही वक्त उनके लिए मौत का सबब बन गया। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, थानेदार जी, सरकार को इस खबीस औरत हनीफ़ा ने कत्ल किया है। उसकी इत्तला निहायत सनसनीखेज़ थी। मुझे भी थोड़ी देर पहले जो शक हुआ था वो इसी बारे में था। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो कहने लगा, हुजूर, वो डायन इसी गांव के इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। पिछले जुमेरात को वो सरकार से मिलने आई थी। मैंने कहा, देखो मस्ताने, तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ मालूम है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये पीर सरासर फ्रॉड और धोखेबाज था। वो तो अब खुदा की अदालत में हाजिर हो गया है, लेकिन तुम यहीं हो, तुम पर सख्त से सख्त केस बन सकते हैं। इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे साथ ताउन करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाऊँगा। मस्ताने को राह रास्त पर लाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी, लेकिन जब वो एक बार बोलना शुरू हो गया तो फिर बोलता ही चला गया। उसका दिल अपने पीर की नागहानी मौत से नर्म हो रहा था। उसने अपना और पीर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर बयान कर दिया। मस्ताने के तवील बयान का खुलासा ये है कि सरकार मोतिया वाली, जिसका असल नाम वाजिद अली
था 15-20 बरस पहले मेलों ठेलों में इत्र बेचा करता था और लोगों के बाजुओं पर पक्की स्याही से उनका नाम वगैरह लिखा करता था। फिर वो पीरी फकीरी में पड़ा और इस गांव में आकर डेरा जमा लिया। वाजिद अली एक अय्याश तबा शख्स था। पीरी फकीरी की आड़ में उसने अपना शैतानी चक्कर चला रखा था। सादा लोग देहाती एहतराम की वजह से उसके सामने बोलते नहीं थे। वो इनकी औरतों के साथ कितनी ही देर तक हुजरे में बंद रहता, मनपसंद की औरतों को मजबूर करता कि वो अपने उरिया बदन पर उससे तावीज़ लिखवाएं। जो औरत उसके ज़्यादा असर में आ जाती उसकी आबरू लूटने से भी नहीं चूकता। हनीफा भी एक ऐसी ही बदकिस्मत औरत थी। वो अपनी घरेलू परेशानियों को लेकर बहुत बार वाजिद अली के पास आती रही। उस वक्त वो 23-24 साल की जवां साला लड़की थी। वाजिद अली ने नित नए चिल्ले काटने पर मजबूर करता था। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने मौका देखकर उस बेचारी की आबरू छीन ली। आबरू खो देने के गम से हनीफा को नीम पागल कर दिया। उसने गांव वालों के रूबरू जाकर वाजिद अली पर अपनी इज्जत के लूटने का इल्ज़ाम लगाया तो लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। वाजिद अली ने कहा कि इस बेचारी के जिस्म पर एक जिन ने कब्ज़ा कर लिया है और ये काफिर जिन कई सालों से उसका दुश्मन चला आ रहा है। अब उस लड़की की ज़ुबान से उसे बदनाम करना चाहता है। वाजिद अली के हुक्म पर हमने हनीफा को जंजीरों से बांध दिया और जिन निकालने के लिए कई रोज़ तक तशद्दुद भी करते रहे। फिर एक रोज़ हनीफा निहायत खामोशी के साथ हमारी कैद से फ़रार हो गई। मालूम नहीं उसने खुद हिम्मत की थी या किसी ने उसे निकाल दिया था। वाजिद अली को शक था कि यह हरकत गांव की मस्जिद के इमाम साहब की है। वो इमाम साहब अब फौत हो चुके हैं। हनीफा के भाग जाने से वाजिद अली को कुछ खौफ महसूस होने लगा और वो चंद रोज़ तक खौफज़दा रहा। उसे डर था कि पुलिस तक बात पहुंच जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ वाजिद अली का खौफ कम होता गया और वो फिर से अपने काले कामों में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 4 साल गुजर गए और आखिर पिछली जुमेरात को एक बार हनीफा फिर नज़र आई। उसने अपना जिस्म एक चादर में लपेट रखा था। चेहरे का भी थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। मैं उसे पहचान न सका। वो हुजरे में दाखिल हो गई। उसने अपने लिबास में एक छुरी छुपा रखी थी। वाजिद अली ने उसे पकड़ लिया। इतने में जद्दोजहद की आवाज़ सुनकर मैं भी अंदर दाखिल हुआ। हनीफा के हाथ से तेज़ धार की छुरी छीन ली गई। वाजिद अली के हुक्म पर हमने हनीफा को बेदर्दी से ज़दोकूब किया। जब वो नीम जा हो गई तो उसे उठाकर खेतों में फेंक आए। गांव के कई लोग हनीफा को पहचान गए थे, मगर कोई उसके मुंह पर पानी डालने नहीं गया। लोगों को वाजिद अली की बात पर पूरा यकीन था कि इस औरत पर जिन का साया है और ये जिन उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। सारा दिन हनीफा गन्ने के इसी खेत में पड़ी सिसकती रही, मगर रात के वक्त वो एक बार फिर गायब हो गई और आज ठीक 4 रोज़ बाद वो वाजिद अली का कत्ल हो गया। वाजिद अली के मुरीद ख़ास मस्ताने की रोयदात नहायत सनसनीखेज़ थी। इस रोयदात ने कई राजों से पर्दा उठा दिया था, लेकिन कई राजों से पर्दा उठना अब भी बाकी था। मैंने कहा, मस्ताने, तेरा क्या ख्याल है, वाजिद अली को हनीफा ने मारा है या किसी और ने? मस्ताना बोला, जनाब, मैंने आपको सब कुछ बताने का वादा किया है, इसलिए अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं। मेरा यही ख्याल है कि वाजिद अली को हनीफा के हाथ ने ही अपने हाथों से मारा है। मैंने पूछा, गाँव वालों का क्या ख्याल है? मस्ताने ने कहा, गाँव वालों की भी यही राय है कि अब गाँव वालों की भी राय अब तक के खुलकर सामने नहीं आई है, मगर उनमें से अक्सर लोग यही समझ रहे हैं कि पीर साहब की अचानक मौत में किसी जिन या भूत का हाथ है। ख़ास तौर पर औरतें ज़ोर और शोर से ये कह रही हैं कि सरकार को हनीफा के जिन ने मारा है। मैं लोगों की अक्ल पर मातम करने किसी और क्या कर सकता था? मुझे मस्ताने की अक्ल पर भी शक हो रहा था। वो बड़े यकीन से कह रहा था कि वाजिद अली को हनीफा ने कत्ल किया है, मगर मैं नहीं मान सकता था कि हनीफा जैसी आम सी औरत एक ऊंची 4 दीवारी फांद कर बंद हुजरे में घुसी और अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर शख्स को पछाड़ कर कुल्हाड़ी से हलाक कर दिया।
याद रहे कि मौका वारदात पर तशद्दुद के आसार थे, जिससे कातिल और मकतूल की जद्दोजहद जाहिर होती थी। मस्ताना या तो दूसरे देहातियों की तरह खौफजदा था या अपने अंदर कोई बात छुपा रहा था। बहरहाल इस बात को मेरा जहन तस्लीम कर रहा था कि अपनी मालकिन अतिया को हलाक करने के बाद हनीफा ने इस गांव का रुख किया है और पीर वाजिद अली उर्फ मोतिया वाली से मिली जाहिर है वो यहाँ कुछ अच्छा इरादा लेकर नहीं आई होगी। मैंने मस्ताने से अपना आखिरी और सबसे अहम सवाल किया। मैंने पूछा, हनीफा किस गांव की रहने वाली है? जवाब में मस्ताना बोला, जनाब कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि कोशिश की जाए तो किसी न किसी तरह इसका पता मालूम हो सकता है। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि गली में घोड़ों की टापें सुनाई दी। मकामी SHO गोपाल सिंह अपने अमले के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने बताया कि एक करीबी गांव शाह मौला में चोरी की वारदात हो गई है, वहां जा रहा हूं। सोचा जाते जाते तुमसे भी मिलता जाऊं। मैंने उससे रस्मी तौर पर इस वारदात के बारे में पूछा। उसने बताया कि गांव के एक खाते पीते घराने के ज़मींदार जाफ़र अहमद की हवेली में रात चोर घुस आए। चोरों में एक औरत भी थी। उसने आवाज़ देकर चौकीदार को हवेली के बैरूनी दरवाज़ा खुलवाया। बाद में उसके साथियों ने चौकीदार को बेबस किया और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े, मगर मकीन जाग गए और मुजरिमों को भागना पड़ा। औरत का सुनकर मेरा चौंकना लाजिम था। किसी नामालूम ख्यालात के तहत उस वक्त गोपाल सिंह के साथ जाने को तैयार हो गया। मेरा यूँ उसके साथ जाना अजहद सूदमंद साबित हुआ। इस तरह से मुझे इस केस के ताले की चाबी मिल गई। शाह मौला वहाँ से कोई 6 कोस दूर था। रास्ता कच्चा और सख्त दुश्वार था। हम घोड़ों पर सवार रात को कोई 9 बजे शाह मौला पहुँचे। सर्दी अपने उरूज पर थी। गांव के लोग कमरों में दुबके हुए थे। हमारे पहुँचते ही जाफ़र अहमद की कोठी जाग उठी। हवेली में पहुँचकर हमें मालूम हुआ कि इस घर में जाफ़र अहमद से ज़्यादा इसकी बहन जीनत का हुक्म चलता है। जीनत 27-28 बरस की एक जवान साल खूबसूरत औरत थी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन माल और दौलत की कसरत ने इससे आँखों में आँखें डालकर बात करने का सलीका सिखा दिया था। शक्ल से ही वो ज़हीन और ज़माना साज लगती थी। HSO गोपाल सिंह को भी अच्छी तरह जानती थी। शायद यही वजह थी कि चोरी की एक आम सी वारदात के लिए गोपाल यहाँ भागा आया था। रात चूँकि ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमें जीनत बेगम की हवेली में ही क़याम करना था। उसने हमारी खूब आवभगत की। हस्ब रिवाज एक ज़बरदस्त खाने के बाद मुजरे का एहतमाम किया गया। ज़मींदार लोग दावतों और मुजरों के ज़रिए न सिर्फ पुलिस वालों को अपना हमनिवाला बनाते थे, बल्कि गांव वालों को भी एक तरह का रौब डालते थे। रात गए जब हम सोने के लिए लेटे तो मैंने हवेली के एक बूढ़े खादिम को अपने पास बुलाया। शायद उसका नाम हयात मोहम्मद था। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, हनीफ़ा नामी औरत को तू तो जानता है। हनीफ़ा का नाम सुनते ही जैसे बूढ़े को करंट लग गया। वो फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया। दोबारा मेरे पास आकर बैठा। आप क्यों पूछ रहे हैं साहब जी? वो बूढ़ा डरे डरे लहजे में बोला। मैंने उससे कहा, मतलब है कि तुम उसके बारे में जानते हो। वो रवानी से बोला, मैं क्यों न जानूंगा साहब जी, वो इस हवेली की मालकिन रही हैं। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, मैं हनीफ़ा के बारे में तफसील से जानना चाहता हूँ। यकायक हयात मोहम्मद जैसे अपने आप में आ गया। होठों पर ज़बान फेर कर बोला, साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता जीनत बेगम हम पर एतबार क्यों नहीं करती। वो हीले बहानों से हमारा इम्तिहान क्यों लेती रहती हैं। खुदा की कसम, हम उसके वफ़ादार हैं। वफ़ादारी ना करें तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते। मैंने कहा, हयात मोहम्मद, तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि मैं किसी के कहने पर तुम्हारी वफ़ादारी का इम्तिहान ले रहा हूँ।
मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। मुझे इन मालूमात की ज़रूरत है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, हनीफा अभी ज़िंदा है और इस पर बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हयात मोहम्मद हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। गालबन इसे दोनों बातों पर हैरत हुई थी, यानी हनीफा की ज़िंदगी पर भी और उसकी मुसीबत पर भी। बूढ़े हयात मोहम्मद पर अपना एतबार बिठाने में मुझे कुछ वक्त लगा। जब मैंने उसे बावर करा दिया कि मैं हनीफा का दुश्मन नहीं और हयात मोहम्मद की बातों का जिक्र किसी से नहीं करूँगा, तो वो मुझे हनीफा की राम कहानी सुनाने पर तैयार हो गया। उसने बताया, साहब जी, मैं इस हवेली का बरसों पुराना खादिम हूँ। जो कुछ ज़माने के हाथों इस हवेली पर और इस हवेली के हाथों ज़माने पर गुज़रता रहा है, सब कुछ जानता हूँ। मुझे मौसम बहार की वो शाम आज भी कल की तरह याद है, जब हनीफा बीबी डोली में बैठकर इस हवेली में दाखिल हुई थी। उसके रोशन चेहरे ने इस हवेली को जगमगा कर रख दिया था। मलिक इकबाल खुशी से फूले नहीं समाते थे। चांद सूरज की जोड़ी थी। इन दिनों मलिक इकबाल की माली हालत इतने अच्छे नहीं थे, मगर मालकिन अपनी साथ किस्मत लेकर आई थी। थोड़े ही दिनों में मलिक इकबाल का शुमार गांव के खुशहाल लोगों में होने लगा। चौधरी इन्हें अपने बराबर बैठने की जगह देने लगे। पूरे 1 साल तक हवेली खुशियों में डूबी रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी खुशियों को ग्रहण लगने लगा। हनीफा बीबी की गोद हरी नहीं हुई। गांव में इन्हीं इलाज मुआलजा कराया, जादू टोने तावीज़ गंडे सब कुछ आजमाया, लेकिन हनीफा बीबी की किस्मत नहीं पलटी। गुजरने वाला हर दिन हनीफा बीबी के लिए मायूसी में इजाफा और मलिक इकबाल की चाहत में कमी करता गया। मलिक इकबाल खुद मुख्तार था। वालिदैन दुनिया में थे नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मनमानी पर आ गया और पहली शादी के सिर्फ 2.5 साल बाद उसने दूसरा ब्याह रचा लिया। वही दहलीज जिस पर 2.5 बरस पहले हनीफा बीबी की डोली उतरी थी और खुशियों के शादियाने बजे थे, एक और डोली उतरी। इस डोली से जीनत बेगम उतरी और एक बेरहम शौकन बनकर हनीफा बीबी के ज़िंदगी में जहर खोलने लगी। पूरे 2 बरसों तक इस हवेली में जो घिनौना खेल खेला गया वो सिर्फ हम जानते हैं। एक औरत ने अपनी ही जैसी एक दूसरी औरत को जिस तरह दुख पहुंचाया और रुसवा किया, वो एक दर्दनाक कहानी है। जीनत बेगम धीरे धीरे मलिक साहब के दिलो दिमाग पर इस तरह सवार हुई कि वो इसके सिवा सब कुछ भूल गया और इसकी आंखों के इशारों पर चलने लगा। पहले उन्होंने हनीफा बीबी से सिर्फ बोलना बंद किया, फिर डांट डपट गाली गलौज तक नौबत आई। आखिर पीटने भी लगे। हनीफा बीबी भी आखिर एक औरत थी, गोश्त पोश्त की बनी हुई थी। कब तक इस आग में जलती रहती? एक बहन और एक पागल माँ के सिवा कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं था। वो अंदर ही अंदर कुड़ती रही और आखिर तावीज़ गंडों के चक्कर में फंस गई। यहाँ से कोई 6 कोस दूर एक पीर है जिसे लोग सरकार मोतिया वाली कहते हैं। हनीफा बीबी उसके पास जाने लगी। थोड़े बहुत पैसे तो हनीफा बीबी के पास होते थे। उस मक्कार पीर ने इसे अपना मुस्तकिल गाहक बना लिया। उससे तरह तरह के चिले कटवाए खाने के लिए भी उल्टे सीधे नुस्खे देता रहता। इन नुस्खों में अफीम की मिलावट होती थी। हनीफा बीबी आहिस्ता आहिस्ता पीर के चक्कर में फंस गई। जीनत बेगम के लिए ये खुशी की बात थी। वो और भी चमक कर मलिक इकबाल के कान भरने लगी। यहाँ तक कि हनीफा बीबी पर पैसों की चोरी के इल्ज़ाम भी लगाने लगी। वो हनीफा बीबी जो कल तक घर की मालकिन थी, आज गैरों की तरह किसी चीज़ को हाथ लगाते हुए डरती थी। हमें उसकी हालत देख देख के तरस आता था। अपनी सौकन पर गालिब आने की ख्वाहिश में और अपने खाविंद को रिझाने की कोशिश में बेचारी ने अपना आप बर्बाद कर लिया। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि एक रोज़ मलिक इकबाल ने इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। यहाँ से वो अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ भी सुना है कि उसके बहनोई ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक न किया। वो पहले ही अपनी पागल सास की वजह से परेशान था। साली भी बेघर होकर आ गई तो वो नाक मुंह चढ़ाने लगा। फिर एक रोज़ हमें ये रूह फरसा खबर मिली कि हनीफा पर जिन का साया हो गया है। उसे सरकार मोतिया वाली के आस्थाने पर जंजीरों से बांध कर रखा गया है। बाद में ये इतला मिली कि वो वहाँ से गायब हो गई, फिर उसका कुछ पता नहीं।
अपनी बात ख़त्म करके बूढ़ा हयात मोहम्मद खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। अगर मैं इसे बता देता कि 4 साल पहले लापता होने वाली हनीफ़ा सिर्फ 1 रोज़ पहले इस हवेली में दाखिल हुई थी तो हयात मोहम्मद यकीनन चारपाई से उछल पड़ता, लेकिन मैं अभी इसे चारपाई से उछालना नहीं चाहता था। वैसे अपने तौर पर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कल रात हवेली में दाखिल होने वाले अफराद में हनीफ़ा भी शामिल थी। गालिबन चौकीदार नया था, इसने इसे पहचाना नहीं था। बाज़े अज़ाम मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने हयात मोहम्मद से पूछा, हयात मोहम्मद, मलिक इकबाल अब कहाँ हैं? हयात मोहम्मद मुस्कुराया, मेरा ख़्याल है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। मलिक इकबाल को फौत हुए तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। ज़मीन के एक झगड़े में उसकी दोनों टांगें टूट गई और वो कोई 4 महीने चारपाई पर पड़ा रहा। ज़ख्म ख़राब होने से उसके जिस्म में जहर फैल गया। इसकी बीमारी के दौरान जीनत बेगम ने बड़ी होशियारी से अपने भाइयों जाफ़र और असगर को हवेली में बुला लिया। मलिक इकबाल की ज़िंदगी ही में दोनों ने तकरीबन सारा कारोबार संभाल लिया था। अब इस औरत ने मलिक इकबाल की अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि मरते मरते वो अपनी जायदाद का ज़्यादा हिस्सा बीवी और उसके भाइयों में बांट गया। अब ये लोग यहाँ बैठे ऐश करते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं। मलिक की ज़िंदगी में उनके चेहरे पर जो मिस्कीनी और शराफत नज़र आती थी, अब उसका अशरे अशीर भी बाकी नहीं। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। बहुत सी कड़ियाँ मिल गई थी और एक तस्वीर मुकम्मल हो गई थी। अगले रोज़ मैं इंस्पेक्टर गोपाल से मशवरा करने के बाद जीनत और उसके दोनों भाइयों को बातचीत के लिए बुलाया। जाफ़र और असगर दोनों शक्ल से हरामखोर लगते थे। सुर्ख चेहरे, चमकदार मूछें और मोटे जिस्म दोनों के गलों में सोने की कीमती कंठे थी। जीनत के शौहर को मरे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मगर वो भी बनी सौरी नज़र आ रही थी। दोनों भाई जीनत से छोटे थे। मैंने बड़े भाई जाफ़र से कहा, जाफ़र मियाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा होशियार हो जाएं। परसों जो लोग आपके घर आए थे उनका मकसद चोरी नहीं और कुछ और था। अगर तुम सच पूछते हो तो वो तुम तीनों में से किसी एक को या तुम तीनों को कत्ल करने आए थे। मेरी बात सुनकर तीनों भाई बहन के मुंह खुले रह गए। फिर उनके चेहरे पर खौफ लहराने लगा। मैंने कहा, आपको मालूम है उनके साथ औरत कौन थी? वो हनीफ़ा थी। हनीफ़ा? जीनत और जाफ़र के मुंह से बैक वक्त निकला। मैंने कहा, हाँ हनीफ़ा। वो शायद तुम्हें मालूम नहीं, इससे कबल 2 कत्ल कर चुकी है। जीनत और उसके भाइयों की हैरानी नुक्ता उरूज पर पहुंच गई। उसके साथ उनकी आंखों से खौफ भी झांकने लगा। कितनी ही देर वो तीनों कुछ बोल न सके। मैंने जीनत को मुखातिब करते हुए कहा, जीनत बीबी, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें किसी के घरेलू मामला से कोई कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि इस घर में क्या कुछ होता रहा है। मुसम्मात हनीफ़ा के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका भी इल्म हमें है, मगर इस वक्त कानूनी तौर पर आप और आपके भाई जायदाद के मालिक हैं। हमारा काम इस ख़तरे से आपको बचाना है जो किसी भी वक्त पेश आ सकता है। जाफ़र ने अपनी बदहवासी पर अब किसी हद तक काबू पा लिया था। गर्दन अकड़ा कर बोला, मलिक साहब, आप हमें बताना चाहते हैं कि वो पागल की बच्ची हमें कत्ल कर सकती है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, वो कत्ल कर नहीं सकती बल्कि कर चुकी है, और अगर तुमने कोई गलती की तो बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ भी खून खराबा हो जाए, और मेरे पास ये हक़ है कि खून खराबे से बचने के लिए मैं दोनों फरीकों में से किसी एक को अंदर कर दूँ। मैं जो बात समझा रहा हूँ उसे गौर से समझो। मेरे सख्त लहजे ने नौजवान जाफ़र को झाग की तरह बिठा दिया। जीनत इन तीनों में ज़्यादा समझदार थी। उसकी आंखों में अभी तक खौफ के साए थे। वो समझ रही थी कि मुझे उससे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। उसने अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से बड़ी होशियारी के साथ
मुझे शीशे में उतारने की कोशिश की, फिर बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि हम 5-6 हज़ार रुपया खुशी से खर्च सकते हैं। मैंने उसका इशारा समझकर खुले लफ्ज़ों में कहा, ज़ीनब बीबी बराह करम आप मुझे रिश्वत की पेशकश ना करें। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपकी जगह कोई गांव का गरीब कुम्हार होता तो भी मैं ऐसा ही करता। जीनत का रंग सफ़ेद पड़ गया। हकला कर बोली, थानेदार साहब हम तो आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं, वही करेंगे जो आप कहेंगे। मैंने कहा, मेरे अंदाज़े के मुताबिक कोई पेशावर मुजरिम हनीफ़ा की मदद कर रहा है। वो मुजरिम कोई चोर भी हो सकता है, कातिल भी और मफरूर डकैत भी। मुझे ये भी यकीन है कि पहली कोशिश की नाकामी के बाद वो दोबारा कोशिश करेगा। इम्कान है कि ये कोशिश 1 हफ्ते के अंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम हवेली से रुखसत होकर वापस चले जाएं। बाद में रात को किसी वक्त में मैं अपने 2-3 साथियों के साथ सादा कपड़ों में वापस आ जाऊंगा। हम यहाँ निहायत खामोशी के साथ हवेली में मौजूद होंगे। आप लोग भी होशियार रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि हम मुजरिमों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहेंगे। थोड़ी सी बहस तमहीज़ के बाद ये मामला तय हो गया। हम चोरी का केस दर्ज करने और बयानात वगैरह लेकर वापस आ गए। उसी रोज़ रात के कोई 8 बजे हम फिर मौला शाह की तरफ रवाना हुए। जिस जगह से हमने वापसी का इरादा किया वो मौला शाह से तकरीबन 4 कोस दूर थी और उम्मीद थी कि ताज़ा दम घोड़ों पर 2 घंटों में शाह मौला पहुंच जाएंगे। वो दिसंबर की एक नहायत सर्द रात थी और पहली रात होने वाली बारिश ने सर्दी में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया था। मेरे साथ बिलाल शाह के अलावा सब इंस्पेक्टर भी था। हम आम देहातियों के लिबास में चादरों की बकले मार कर बैठे हुए थे। सवांग की हकीकत में रंग भरने के लिए बिलाल शाह हुक्का भी गड़गड़ा रहा था। चलते घोड़े पर हुक्का पीना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बड़ी महारत से ये काम कर रहा था। तकरीबन 2 कोस का फासला तय करने के बाद बिलाल शाह की तंबाकू नोशी ने एक और काम कर दिखाया। हुक्के की गरम गरम चिल्लम कहीं घोड़े के जिस्म से मस हो गई और वो बिदक कर भाग खड़ा हुआ। नतीजे में उसकी टांग एक घड़े में फंस गई और वो ज़ख्मी हो गया। बिलाल शाह भी औंधे मुंह नीचे गिरा। हमने बमुश्किल उसे उठाया और हुक्के को भी उठाया। घोड़ा और हुक्का दोनों भी अब किसी काम के नहीं रहे थे। घोड़ा बुरी तरह लंगड़ा रहा था। हमने रास्ते में उसे एक बेलदार के डेरे पर बांध दिया। अब सब इंस्पेक्टर ने बिलाल शाह को अपने घोड़े पर सवार कर लिया। हमारी रफ्तार खासी सुस्त हो गई थी और रास्ते ही में 12 बज गए थे। आधी रात का वक्त, सुनसान रास्ता और बला की सर्दी, चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। देहात की खुली फिज़ा में जब धुंध फैलती है तो चंद फीट तक देखना भी मुहाल हो जाता है। अभी हम मौला शाह से काफ़ी फासले पर थे कि एक जगह सब इंस्पेक्टर ने पेशाब करने के लिए घोड़ा रोका। देखा देखी बिलाल शाह को भी हाजत महसूस हुई और वो भी सब इंस्पेक्टर के पीछे गायब हो गया। फिर सब इंस्पेक्टर साहब तो जल्दी आ गए, लेकिन बिलाल शाह नहीं लौटा। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और हमें परेशानी होने लगी। या तो इसका काम लंबा हो गया था या फिर वो रास्ता भटक गया था। धुंध ज़्यादा हो तो उमूमन ऐसा ही होता है। और ऊपर से वो बौखलाया हुआ भी था कि वो अभी घोड़े से गिर गया था और उस अच्छे से अच्छे भले आदमी भी घोड़े से गिर जाए तो उसका सर चकराने लगता है। अभी मैं उसे आवाज़ देने का सोच ही रहा था कि एक जानिब से वो अलादीन के जीन की तरह बरामद हुआ। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। तशवीश इतनी ज़्यादा थी कि उसके इज़ारबंद उसके घुटनों पर लटक रहा था और उसको होश नहीं था। सरगोशी में बोला, खान साहब वहाँ दरख्तों में मैंने अभी 3 घुड़सवार देखे हैं। इनमें से एक औरत भी है। मुझे तो शक पड़ता है कि ये वही लोग हैं। बिलाल शाह का इशारा मैं समझ रहा था, उसकी इत्तला चौंका देने वाली थी। वो बोला, उनके पास एक मशल थी, उससे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही दरख्तों पर रुककर जलाया है, रोशन किया है। शाह मौला की तरफ निकल खड़े हुए हैं। हम तीनों फ़ौरन घोड़ों पर सवार हुए और हत्तल इम्कान तेज़ी से शाह मौला की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही हमें तेज़ धुंध में एक मशअल
की हरकत करती हुई नजर आई। घोड़ों की मध्यम टापें भी सुनाई देने लगी। घुड़सवार का रुख यकीनन मौला शाह गांव की तरफ था। हमने घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर ली और कुछ फासले से मशल का ताक़ुब करने लगे। गहरी धुंध और तारीकी में एक दुश्वार गुजार सफ़र के बाद हम गांव में पहुंच गए। घुड़सवार अब हमसे काफ़ी फासले पर रह गए थे, इसलिए मशल नज़र नहीं आ रही थी। गांव में दाखिल होते ही हम सीधे जीनत बेगम के हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ गए, जो बंद था, और वो चौकीदार होशियारी से वहां पहरा दे रहे थे। हमने इन्हें होशियार रहने की ताकीद की और हम एक गली से होकर हवेली के पिछवाड़े की तरफ पहुंच गए। हमारी तवक्का के ऐन मुताबिक मुजरिम यहाँ पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़े कहीं छुपा दिए और मशल भी बुझा दी थी। उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा एक कमंद से हुआ। कमंद रस्सी की सीढ़ी को कहते हैं, जो हवेली की उगवी दीवार पर लटक रही थी। ये कमंद अभी तक हिल रही थी। इसका मतलब था हमारे पहुंचने से चंद सेकंड पहले मुजरिम हवेली की छत पर पहुंच गए थे। अचानक मेरे जहन में आया कि हनीफा उनके साथ थी, तो वो कमंद के ज़रिए छत पर हरगिज़ नहीं पहुंच सकती है। फिर वो कहाँ गई? इसका जवाब मुझे बिलाल शाह की अचानक चीख ने दिया। मैंने पलट कर देखा तो वो एक साए से गुत्थम गुत्था था। उस वक्त मैंने हनीफा की नुस्वानी आवाज़ सुन ली। वो खुद को बिलाल शाह से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं लपक कर उन दोनों के सर पर पहुंच गया। मुझे हनीफा के हाथ में छुरी नज़र आई। ये छुरी किसी भी लम्हे बिलाल शाह मरहूम बना सकती थी। मैंने झपट कर छुरी वाली कलाई थाम ली और बाजू मरोड़कर हनीफा को बैर मुसलह कर दिया। अब बिलाल शाह और सब इंस्पेक्टर ने उसे बासानी संभाल लिया था। मेरी ज़रूरत हवेली के अंदर थी। मैंने पहरेदारों को होशियार करने के लिए चंद हवाई फायरिंग किए और घोड़ा संभालकर तेज़ी से हवेली के सामने वाले गेट की तरफ बढ़ा। जब मैं गेट पर पहुंचा तो हवेली के सहन से जद्दोजहद की आवाज़ें आई। मैंने करीब जाकर देखा, जीनत बेगम के कारिंदों ने किसी शख्स को घेर रखा है और वो लाठियों और कुल्हाड़ियों से बुरी तरह उसे मार रहे हैं। रुक जाओ, मैंने कहा, लेकिन वो किसी तरह मेरी बात सुनने तैयार नहीं थे। मुझे लग रहा था कि गुस्से की फरावानी में ये लोग मुलजिम को जान से ही मार देंगे। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कानून को हाथ में लेने पर तुले हुए थे। आखिर मैंने एक दो हवाई फायर किए और मुलजिम की जान बचाई। फिर भी वो कुल्हाड़ियों के वार से शदीद ज़ख्मी हो चुका था। मैंने उसे उठाकर रोशनी में लाया तो उसकी शक्ल देखकर भौचक्का रह गया। मेरे सामने मस्ताना पड़ा करा रहा था, वही मस्ताना जो पीर वाजिद अली का दस्ते राज समझा जाता था। हनीफा और मस्ताने को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुजरिमों का खूनी मंसूबा नाकाम होने में मेरी हवाई फायरिंग का दखल था। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही जीनत बेगम के आदमी होशियार हो गए और उन्होंने दोनों मुजरिमों का सुराग लगा लिया, जो हलचल से घबराकर सीढ़ियों के नीचे छुप गए थे। फिर मस्ताना काबू में आ गया, जबकि दूसरा शख्स तारीकी का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। जान बचने की खुशी में जीनत बेगम और उसके भाई फूले नहीं समाते थे। जोश से उनके चेहरे लाल और भभूके हुए जा रहे थे। हनीफा भी हमारी हिरासत में थी, वरना शायद वो उसे जान से ही मार देते। अब भी वो उसके मुंह पर ही गालियां निकाल रहे थे और लान तान कर रहे थे। वो हथकड़ी में जकड़ी खामोश बैठी थी। मजरूब मस्ताने को रेड़े पर डालकर अस्पताल रवाना किया जा चुका था। हमने लोगों के बयानात कलमबंद किए और ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुजरिमा को लेकर थाने वापस रवाना हुए। थाने में पूछगछ के दौरान हनीफा ने एक तवील बयान कलमबंद करवाया। इस बयान से केस के तमाम तारीख गोशे रोशन हो गए। हनीफा का ये बयान मैं अपने लफ्ज़ों में मुख्तसरन बयान करता हूँ। 4 साल पहले पीर वाजिद के हाथों अपनी इज़्ज़त गंवाने के बाद हनीफा ने एहतजाज किया तो वाजिद के चेलों ने उसे जंजीरों से बांध दिया। मकामी मस्जिद के इमाम साहब के एक हाफिज़ कुरान शागिर्द ने उसे रिहाई दिलवाई। ज़ख्मों से चूर गिरती पड़ती नामालूम सिमत की तरफ रवाना हुई। आखिर किसी जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा होश आया तो ख़ुद को शहर के खैराती अस्पताल में पाया।
कोई खुदा तरस आदमी उसे वहाँ दाखिल करा गया था। 1.5 महीना ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो ठीक हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उस रोज़ वो अस्पताल के गेट पर खड़ी अपनी बेखानमाई पर आंसू बहा रही थी कि हाजी करामत उसे सहारा देकर घर ले आया। वो 4 साल हाजी करामत के घर रही। वो दिल से उसकी इज्जत करती थी। जब हाजी करामत ने पहली बीवी और बच्चों से बेवफाई करके दूसरी शादी रचा ली और दूसरी बीवी ने पहली बीवी की ज़िंदगी हराम करने का रिवायती चलन इख्तियार किया तो हनीफ़ा के ज़ख्म चुपके चुपके खुलने लगे। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसकी सौकन जीनत ने उसके साथ किया था और जो उस पर बीत चुका था। उसे अपनी मालकिन अतिया के किरदार में जीनत का अक्स दिखाई देने लगा। बतदरीज उससे नफ़रत होने लगी। उसका चेहरा देखते ही उसके अंदर एक अलाव सा भरने लगता। अतिया की रेशा दवानियाँ बढ़ती रही और उसके साथ साथ हनीफ़ा की नफ़रत में भी शिद्दत आती रही। आखिर हालात इस मोड़ पर पहुँचे जब एक रोज़ हाजी करामत अपनी पहली बीवी को भला बुरा कहकर मैके भेज दिया और अतिया अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में नाचने लगी। इस दौरान अतिया की माँ उससे मिलने आई। दोनों माँ बेटी एक कमरे में राज़ो नियाज में मसरूफ़ हो गई। अपनी बातों के दौरान अतिया ने माँ को बताया कि उसने मोहल्ले के आमिल से ख़ास तौर से तावीज़ पर लिखवाया है और ये तावीज़ उसने एक ईंट पर लिख कर दिया है और उसकी माँ ने कहा, मैं ये ईंट किसी चलते कुएं में फिकवा दूंगी। आमिल ने कहा है कि जूं ही ईंट किसी चलते कुएं में नीचे गिरेगी तेरी सौकन बीमार होकर चारपाई से लग जाएगी और जूं ईंट पानी में घुलती जाएगी वो भी घुलती जाएगी और आखिर घुल कर मर जाएगी। अतिया की बातों ने हनीफ़ा के तन बदन में आग लगा दी। उसका गम गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच चुका था। वो बेचैनी से रात का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह उसने अतिया को जान से मार डाला। ये कत्ल उसने बेहद जज्बाती हालत में किया था, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुँह ज़ोर जज्बात ने उससे कत्ल करवा दिया था। जब वो कत्ल कर चुकी तो उसने सोचा कि अब सज़ा से बच नहीं सकेगी। जल्द या बदेर फांसी का फंदा उसका मुकद्दर बनने वाला है और जब मुकद्दर मौत ही है तो फिर मरने से पहले इस मंजिल तक पहुंचाने वाले से इंतकाम क्यों न ले लिया जाए। पीर वाजिद अली का चेहरा अपनी पूरी खबासतों के साथ उसके ख्यालों में दर आया और वो दुनिया के हर शख्स को माफ़ कर सकती थी लेकिन उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने कमर हिम्मत बांधी और उसे कत्ल करने के इरादे से निकल खड़ी हुई। लेकिन कुछ भी था, वो एक नातवा औरत थी। गम और गुस्से ने उसे दिलेर ज़रूर बना दिया था मगर वो जालिम के पंजे को कहाँ तक मरोड़ सकती थी। पीर वाजिद ने उसका हमला नाकाम बना दिया और अपने कारिंदों के हाथों बुरी तरह पिटवाकर उसे खेतों में फेंकवा दिया। वो वहाँ पड़ी मौत और हयात की कशमकश से गुजर रही थी कि रात के अंधेरे में मस्ताना वहाँ पहुँचा। मस्ताना एक अरसे से उसकी हालत ज़ार देख रहा था। वो दिली तौर पर इस खूबसूरत लेकिन मजबूर औरत से हमदर्दी रखता था। पीर वाजिद अली के हुक्म पर उसने हनीफ़ा को अपने हाथों पीटा भी था और अजियतें भी पहुंचाई थी, लेकिन दिल ही दिल में वो इस पर तरस भी खाता था और अपने पीर से मुतनफ़िर भी था। उसे मालूम था कि वो हज़ारों कमाता है और इन्हें कौड़ियों में टरखा देता है। उसकी तमाम अय्याशियाँ भी उसकी निगाह में थी। उसने हनीफ़ा को खेत से उठाया और ख़ामोशी से एक खुफिया ठिकाने पर ले गया। वो हनीफ़ा से शादी करना चाहता था। हनीफ़ा पहले तो इनकार करती रही, फिर उसने शर्त लगाई कि वो वाजिद अली को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। मस्ताना राज़ी हो गया। दिसंबर की इस यख बस्ता रात को जब पीर वाजिद से मिलकर वो वापस गया था, मस्ताना और हनीफ़ा हुजरे में दाखिल हुए। मस्ताने ने वाजिद को नीचे गिराया और हनीफ़ा ने कुल्हाड़ी मार मार कर उसकी जान ले ली। पीर वाजिद के कत्ल के बाद हनीफ़ा का हौसला मज़ीद बढ़ा। उसे मालूम हो चुका था कि उसका शौहर मर चुका है और उसकी सौकन जीनत हवेली पर राज कर रही है और उसके भाई सया सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। वो अपने खून से रंगे हुए हाथों से कुछ और खून करना चाहती थी और इसलिए उसके लिए उसने मस्ताने को भी तैयार कर लिया। मस्ताने ने अपने साथ एक नक़ब ज़न
भोले मोची को भी मिला लिया। पूरी तैयारी के बाद तीनों शाह मौला जा पहुँचे। उनका इरादा कम से कम जीनत को कत्ल करने का था। मौका मिलने पर उसके दोनों भाइयों को भी ठिकाने लगा सकते थे। बहरहाल इन्हें अपने मंसूबे में नाकामी हुई। वो हवेली के अंदर दाखिल हुए तो मकीन जाग गए, उन्हें नाकाम वापस आना पड़ा। दूसरी कोशिश उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद की और उसके बारे में आप जानते हैं कि हमने उन्हें किस तरह नाकाम किया। कारीन उलझन में होंगे कि मजलूम पकड़ा गया और जालिम दंदनाते रहे। कानून ने सिर्फ जालिम की मदद ही की, क्योंकि इसका जवाब आप किसी भी दयानतदार पुलिस वाले या सरकारी मुलाजिम से पूछ सकते हैं। जाहिर है हमें कानून के मुताबिक चलना होता है, लेकिन मैं कारीन को ज़रूर बताऊंगा कि मेरे दिल में भी जीनत बेगम और उसके भाइयों के लिए नफ़रत का गोशा मौजूद था। मैं अच्छी तरह समझता था कि वो खून करने में जितना हाथ हनीफ़ा का है, उससे ज़्यादा हाथ जीनत बेगम और उसके जन मुरीद शौहर का है। उन्होंने अपने जालिमाना रवैये से हनीफ़ा को इस रास्ते पर पहुंचा दिया जहां उसके लिए मायूसियों और तारीकियों के सिवा, तावीज़ गंडों और अफीम की गोलियों के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने मकामी SHO गोपाल सिंह से दरख्वास्त की कि वो इन दोनों भाइयों पर एक स्पेशल मुखबिर मुकर्रर करे ताकि उनकी हराम कारियों का पता चलाकर इन्हें करार वाकई सज़ा दी जा सके। गोपाल सिंह खुद भी इसी ख्याल का हामी था। उसने वादा किया कि वो चंद हफ्तों में ही इन दोनों भाइयों को ऐसा फंसाएगा कि नानी याद आ जाएगी। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। गोपाल सिंह दोनों भाइयों को न फंसा सका, लेकिन उस ताकत ने उन्हें फंसाया जिसकी पकड़ सबसे सख्त होती है, जिसके पकड़े हुए को पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं छुड़ा सकती। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मस्ताने की गिरफ्तारी से पहले जाफ़र और असगर उनके आदमियों ने उसे बुरी तरह मारा था। इस मार पीट में उसकी टांग टूट गई थी और जबड़ा भी 2 जगह से टूट गया था। वो जेल जाने से पहले कई माह अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा, जहां उसकी टांग घुटने पर से काटनी पड़ी। मस्ताने का एक जवान साल भाई शेरा था। ये लड़का बड़ा बदमाशी में पाँव रखता था और ख़ासा दबंग मशहूर था। जिन दिनों मस्ताना गिरफ़्तार हुआ, शेरा मफरूर था। उसे अपने भाई की हालत ज़ार का इल्म हुआ और ये भी पता चला कि ये सारा किया धरा जीनत और उसके भाइयों का है। उसके दिल में इंतकाम की आग सुलगने लगी। उस आग को भोली मोची ने और भड़का दिया। वो भी हवेली से अपनी जान बचाकर शेरा के पास ही वापस आया था। वो दोनों जाफ़र को मज़ा चखाने के मंसूबे बनाते रहे। आखिर जून की 1 तारीख रात को उन्होंने हवेली में घुसकर जाफ़र पर गोलियों की बौछार कर दी। जाफ़र के कारिंदे जाग उठे और उन्होंने जवाबी फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग में भोला मोची के अलावा जाफ़र का छोटा भाई भी हलाक हो गया। शेरा और उसके साथी फ़रार होने में कामयाब हो गए। अपने जवां साल भाइयों की लाश देखकर जीनत बेगम पर जो कुछ गुजरी होगी उसका तस्वुर आसानी से किया जा सकता है। उसने जो कुछ बोया था आज उसका फल मिल गया था। उसके दोनों चहीते भाई माले मुफ्त उड़ाते उड़ाते अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और वो खुद चेहरे पर फटकार लेकर जिंदा दरगोर हो गई थी। हनीफ़ा के ख़िलाफ़ मैंने निहायत ही नर्म केस बनाने की कोशिश की थी। मैं चाहता था कि अदालत में वकील सफाई को ये साबित करने में कोई दुश्वारी न हो कि हनीफ़ा ने दोनों कत्ल जुनून की हालत में किए थे और उसकी जहनी हालत उस वक्त दुरुस्त नहीं थी। मस्ताने के ख़िलाफ़ मैंने ज़ेरे दफ़ा 380 और 304 कत्ल में मुआवनत का चालान तैयार किया था। एक तवील अदालती कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट ने हनीफ़ा की अपील मंजूर करते हुए उसे बरी कर दिया, जबकि मस्ताने को 4 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई। इसके बाद मुझे हनीफ़ा और मस्ताने के बारे में कुछ इल्म नहीं। मुमकिन है किसी मोड़ पर इन दोनों के रास्ते एक हो गए हों और ये भी मुमकिन है कि वो फिर कभी एक दूसरे से ना मिले हों। आज इस कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पता है बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन खामियां तो धीरे धीरे दूर होगी और आप लोग अगर सपोर्ट करें तो शायद और ज़्यादा जल्दी दूर हो जाए। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सुनिए और कमेंट्स भी
करिए। आप लोग अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स कर सकते हो, आप लोग मेरी इस्लाह कर सकते हो, दुरुस्ती कर सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।